लेकिन ऑलमोस्ट सारी बातें आ गई हैं। अब मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा। मारूफ साहब, मैं आपसे ही बात शुरू करूँगा कि अ अ, ये एक सवाल ये है कि दलित साथी पसमानदा को बौद्ध बनाना चाहते हैं और सवर्ण हिंदू हमें हिंदू बनाना चाहते हैं। ऐसे में कैसे हम इनसे सहयोग ले पाएँगे? ये एक सवाल है। मारूफ साहब, आप इस सवाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात मारूफ साहब, जिसने आप जिस आप मुल्क के। कैमरे को, मोबाइल को एक जगह रख दें, वो मोबाइल हिलने से प्रॉब्लम हो रही है। आप एक जगह उसे स्थिर रख के अपनी बात कहें। जी, जी। देखिए, ये बात जिस एक्टिविस्ट ने की है तो उसमें पूरी तरीके से सच्चाई है। और क्योंकि मेरा भी पहले बहुजन समाज पार्टी के लोगों से काफी करीबी रिश्ते रहे हैं, तो मैं अक्सर उनके पास बैठा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो भी उनके करीब जाता है, वो सामाजिक न्याय की बात के नाम पर सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका कहीं ना कहीं बौद्धिज्म को प्रमोट करने का ज्यादा हो रहता है। इसकी बनिस्बत उनकी बनिस्बत जो स्वर्ण हिंदू हैं, स्वर्ण हिंदू का जब कोई बात जिसे हम करते हैं कि अपने जातिगत भेदभाव को लेके या हमारे यहाँ समाज की जो कुरीतियों को लेके जब ये बात करते हैं, उनमें तो तब ये बात आती है कि जो है घर वापसी, ऐसे तमाम सवाल आते हैं। लेकिन ये जो जो दलित एक्टिविस्ट है, वो तो सबसे पहला विकल्प ही हमें देते हैं कि ये आप बौद्धिस्ट हो जाओ, उसमें जात पात या कुछ तरह की कोई चीज नहीं है। तो हमारा ये मानना है, हम दोनों को नजरअंदाज करके और हम अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं। और बहुत से लोग स्वर्ण हिंदू भी हैं जो हमारे विचारों को सुन रहे हैं। बहुत से उनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर वापसी से तमाम से सवाल जो है मशवरा देते हैं। लेकिन उसके बरक्स हमें अधिकांश लोगों का, अधिकतर लोगों का जो है, जो भी पसमानदा के व्यू को लेकर चर्चा होती है, वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और कुछ थोड़े से लोग हैं जिनका नकारात्मक रवैया सामने आता है। तो इसी तरीके जिस तरीके से हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, और हमारे भारतीय जनमानस के लोग, मैं ये मानता हूँ, बहुत ही मतलब चाहे वो किसी भी, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे स्वर्ण हो, तो बनिस्बत हमारे जो पूरा हमारा शोषक अशराफ है उसकी बनिस्बत बहुत ही पोलाइट है। और कहीं ना कहीं वो हमारी बात करते हैं, हमारी बात विमर्श में लाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, बौद्धिस्ट में हो जाओ या हिंदू हो जाओ या घर वापसी कर जी। लो, और उन बातों को जी नजरअंदाज मारूफ साहब। करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जी। मुझे लगता है पॉजिटिव रिस्पांस आ भी रहा है, हमारी बातें लोग जी। सुन रहे हैं। जी। और हमारा इधर वाल, पहले मैं राष्ट्र जो तथाकथित राष्ट्रवादियों से थोड़ा दूरी रहती थी, अब इधर वाल मैं उठता बैठता भी हूँ, लेकिन जो घर वापसी वाला ये इस तरह का जो है तो कंसेप्ट रेयरली आता है सामने, ज्यादा नहीं आता है जब इस तरह की जी। बातें होती हैं। तो तमाम से जी। लोग यही कहते हैं कि उन्हें हक मिलना चाहिए, पसमानदों को हर जगह हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जी। जी। और जी। ये आपकी बात से ये बात निकल के आ रही है कि चाहे वो दलित आंदोलन के साथी हों, बहुजन आंदोलन के साथी हों, ये जो राष्ट्रवादी हमारे सवर्ण हिंदू साथी हों, वो उनकी नीयत साफ है। वो हमारे दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए उनको लगता है कि घर वापसी को अगर कर लिया जाए, अगर हम दोबारा अपने मूल धर्म में चले जाते हैं तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। और ये दलित हमारे साथियों को लगता है कि अगर हम बौद्ध बन जाते हैं तो हमारी समस्याएं हल हो जाए। तो उनकी एक नियति के तहत ये उनका एक ऑप्शन होता है। लेकिन आपने बताया कि अशराफ वर्ग इस पे बात भी नहीं करता है, उसकी नीयत बिल्कुल खराब है। मैं समझता हूँ कि अशराफ वर्ग की नीयत सड़ी हुई है, ये टर्म अब उनके लिए यूज होना चाहिए कि उनकी नीयतें एकदम सड़ गई हैं, गल गई हैं, संडास दुर्गंध उसमें से आ रही है। तो वकार साहब, आप इस सवाल को कैसे लेते हैं कि जो दलित साथियों की तरफ से सवाल आता है कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें, या फिर हिंदू साथियों की तरफ से ये आता है कि आप अपने मूल धर्म में हिंदू घर वापसी कर लें, तो आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। नियत तो उनकी साफ है, ऐसा लगता है। आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अनम्यूट करें पहले, वकार साहब, अनम्यूट करें। देखिए उनको वो हमको ये समझ रहे हैं घर से निकाली हुई औरत या बच्चा समझ रहे हैं हमें वो, ये अशराफों ने अपने घर से हमको भगा दिया है। तो जो जानते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन में मिली हुई औरत को का क्या हाल होता है, तो वही हमारे साथ सब लोग व्यवहार कर रहे हैं। नीयत अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं बॉम्बे भागने वाली
औरतों को अक्सर ले जाके कोठों पे बेच देते हैं लोग, कहते हैं चलो कोठे पे रहोगी तो कम से कम खाने पीने को तो मिल जाएगा। कोई कहीं ले जाके झाड़ू बर्तन पे लगा देता है। तो हम लोग बड़े यारो बेयारो मददगार लोग बन गए हैं। अशराफ के यहाँ जाइए तो अपने मदरसे में ले जा करके बच्चों को पढ़ाता तो है, लेकिन वो अपना मजहब ना पढ़ा के, हमारा मजहब ना पढ़ा के अपना मसलक पढ़ाता है। अगर अगर सैयद का मदरसा है तो समझ जाइए कि ज्यादातर खुलफा के खिलाफ है बात होगी वहां पे। इसी तरह से वो सब लोग हम लोगों को नरम चारा समझते हैं, हम उनको भाई समझते हैं, वो सब लोग हमको अपना चारा समझते हैं। लेकिन अब हम लोग बेचारे नहीं रह गए हैं, हम लोगों ने भी लड़ना सीख लिया है। और सरजील उस्मानी की एक बात से हम लोगों को पॉजिटिव लेना चाहिए कि मतलब जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो जानवर भी जो है रिएक्ट करते हैं। तो हम लोगों के ऊपर अशराफ का जुल्म हद से ज्यादा गुजर चुका है। अब हम लोगों को भी जो है पलट करके जवाब देना होगा उनके जो जी हमारे साथ जो दुर्व्यवहार है। और जी ये जी जो है उनकी नीयत, दलितों की नीयत भले अच्छी हो लेकिन पाकिस्तानियों से मिलती जुलती है। वो लोग भी पाकिस्तानी दलितों को मुसलमान बना के ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, और ये हमारे साथ हिंदू बना या बौद्ध बना के हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको जी हम ही रहने दें और हमारे साथ अच्छा जी व्यवहार जी करके दिखावें तो प्योरिटी की बात जी आए सामने। जी। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं बड़ी देर से, बहुत से लोग लगातार 1 घंटे होने जा रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि अगर उनके दिल में कोई सवाल है तो सवाल जरूर पूछे। इस वक्त पसमानदा आंदोलन की तरफ से हमारे दो, मतलब अगर पसमानदा आंदोलन को क्रिकेट टीम मान लिया जाए तो हमारे संगठन के दो धुरंधर ओपनर बैट्समैन हैं इस वक्त। आप जैसी भी चाहे गेंद डाल सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा। एक सवाल है कि दलित साथियों को, आप दोनों से ये सवाल है, मैं एक एक करके आपका नाम पुकारूंगा, आप जवाब दें। दलित साथियों को लगता है कि पसमानदा सिर्फ उनके आरक्षण को छीनने के लिए आवाज उठा रहा है और यह सवर्ण हिंदुओं की चाल है जिससे उनका आरक्षण कमजोर होगा। इस पर टिप्पणी करें। वकार साहब, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। ठीक। देखिए, एक चीज उनको मैं बता दूं, उनकी समझ कुछ अमेरिकन टाइप की है। जैसे आज कोई बड़ा पत्रकार बात कर रहा था और कह रहा था कि रेहाना जानती ही नहीं, रियाना जानती ही नहीं कि भारत कहाँ है। यानी भारत को इतना हल्का बता रहे थे, जबकि कि रियाना के बारे में कह रहे हैं कि वो जानती ही नहीं। उसी तरह से हमारे यहाँ के दलित साथियों की नॉलेज बड़ी कम है। वो एक बार एक अठवाल साथ आजमगढ़ में बड़े नेता थे बामसेफ के, वो कह रहे थे कि मोहम्मद साहब के 786 साथी। तो इस तरह की उनकी नॉलेज है। तो जो वकार भाई दलित एक बात आरक्षण। वकार भाई एक बात आपकी बात रोके कहूंगा कि दलित साथियों की नॉलेज इतनी है कि वो हम्म, अशराफ को मूल निवासी कहने पर तुले हुए हैं, जबकि अशराफ चीख चीख के कह रहा है कि हम वहां से आए, हम वहां से आए, हम वहां से आए, हम इनसे ठाकुर से कन्वर्टेड, हम पंडित से कन्वर्टेड। वो चीख चीख के कह रहा होटलों पे चौराहों पर कि हमारा बाप दादा फला फला ठाकुर साहब के रिश्तेदार थे, ये थे, और हम वहां से आए, हम अफगानी हैं, हम कंधारी हैं, हम वहां से ईरानी हैं। इसके बावजूद ये तुले हुए हैं मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी। यही समझ लीजिए। जी। जी जी वकार साहब, अब आप कंटिन्यू करें। जो दलित मुसलमान है, जो 341 का मामला है, उसमें पसमानदा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आएगा। 1%, ज्यादा 1%, 1.5%, इससे बड़ा हिस्सा नहीं उसमें जाने वाला है। और उनका कुछ भी छीनने वाले ये नहीं है। उसके बावजूद एक बिला वजह का डर उनके मन में आना अपने भाइयों से। उनके अपने भाई हमें, भाई वो धोबी हैं, हम धोबी हैं, वो नट है, हम नट हैं, वो मोची, हम मोची हैं। हाँ, उसके बावजूद भी इस तरह से अगर ये समझना कि हम उनका हक छीनना चाहते हैं, ये गलत है। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि 341 पे जो अशराफ की तरफ से बहुत ज्यादा वावेला होता है, वो पसमानदा की हमदर्दी में ना होकर के नेहरू की दुश्मनी में होता है वो। क्योंकि अगर ये लोग सचमुच इंसाफ परस्त होते तो ये लोग 342 पे जो है बात करते। जब 342 में मुसलमानों के लिए ताला बंद नहीं है और 47 एमपी की सीटें ऑलरेडी ओपन है, जिसमें लक्षद्वीप से एक एमपी आता भी हमारा है,
ठीक, तो उस पे बात होती, उस पे काम होता। अच्छे अच्छे एजाज अली साहब भी नाम नहीं लेते हैं उस पे। अली अनवर साहब ने 119 सीटें रिजर्व बताया, लेकिन 84 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व है, जहां मुसलमान नहीं जा सकता है। उसमें भी सब्बीर बाल्मीकि जैसे लोग अपना धर्म परिवर्तन कागज पे करके बनी जाते हैं, एमएलए वगैरह। तो हम उनका नहीं छीनना चाहते हैं, हम उनके भाई हैं, भाई बन के रहना चाहते हैं उनके साथ। थोड़ा सा हिस्सा बांटना पड़ सकता है उनको, और वो भी हम चाहें तो 49.99 कर सकते हैं आरक्षण को। 49.99 करके हम आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन कभी बैठे तो वो भी तो अशराफों के साथ रहेगा, अशराफ जैसे हो गए हैं, पाना सब चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। मतलब उनका मुख्यमंत्री तो हो जी जाए, और दलित मुसलमान जो धोबी है, नट है, बक्को है, पवरिया है, मोची है, वो एक विधायक भी ना बन पावे। और जी जी सरजील उस्मानी को ये लोग मौका देते हैं। हम्म, सही बात, जी माइक पे। जी वकार साहब, मैं आरक्षण पे एक बात साफ करना चाहूंगा कि ओबीसी का आरक्षण और एसटी के आरक्षण में के अंतर्गत पसमानदा आच्छादित है, वो आरक्षण का लाभ ले भी रहा है। तो जागरूकता कम होने की वजह से उस तरह से लाभ नहीं ले पाता है। तो जब ओबीसी के आरक्षण, एसटी के आरक्षण में आने के बाद से दलितों की हकमारी नहीं हो पा रही है, शेड्यूल ट्राइब की या पिछड़ों की, तो शेड्यूल कास्ट के अगर आरक्षण में पसमानदा आता है, ये पहले से आरक्षण मिल रहा था। आप 1936 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिस्ट देखेंगे उसमें आपको दिखेगा, जिसपे 341 लगा के वो खत्म किया गया। तो ऐसा नहीं है, एक मुझे लगता है ये भी भ्रम अशराफ फैलाता है, दलितों को समझा रहा है कि पसमानदा से सटोगे तो तुम्हारी सारी हक मार लेगा वो। जी, अब मैं एक और सवाल हमारे सामने आ गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर ये पूछ रहे हैं कि पसमानदा आंदोलन अपने समाज का सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों नहीं करता, सिर्फ सत्ता के लिए ही संघर्ष क्यों नहीं। देखिए, मैं इसका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा कह दूं, फिर मैं आप लोगों से लूंगा कि भाई ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये अम्बेडकर से सवाल क्यों नहीं करते कि अम्बेडकर ने सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों नहीं किया। अम्बेडकर ने ये क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजों पे लिख दो कि तुम्हें शासक वर्ग बनना है। इसका जवाब वहीं से आता है। मैं मारूफ साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सवाल है कि पसमानदा आंदोलन अपने समाज का सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों नहीं करता, सिर्फ सत्ता के लिए ही क्यों संघर्ष कर रहा है। जी मारूफ साहब। देखिए, पसमानदा आंदोलन का मानना है कि जो भी हमारा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक सुधार की लड़ रहे हैं, ना कि धार्मिक सुधार की लड़ रहे हैं। हमारे लिए इशू सबसे पहले ये हमारी रोजी रोटी, तालीम, सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन हमारा पहले है। तो पसमानदा आंदोलन का भी मानना यही है, और जितने भी दुनिया में या भारत में आंदोलन है, सभी का ये मानना है कि बगैर सियासी हिस्सेदारी के हम अपना सामाजिक पिछड़ापन नहीं दूर कर सकते हैं। जब हमारे एमपी एमएलए होंगे, जब भी हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, और जब भी हम अपने मसाइल पर बात कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं पसमानदा की, ये समझ लीजिए 60% आबादी, पसमानदा की 60% आबादी और मुसलमानों की 50% आबादी, जो अंसारी से बुनकर कहा जाता है और कुरैशी जिसे गोश्त का काम करने आया है, जो मौजूदा परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रभावित रही है। ये दोनों मुसलमानों की बड़ी आबादियां हैं, इसके बावजूद भी ये मुस्लिम मुद्दा नहीं बन सकती, जो कि टोटल मुस्लिम आबादी का 50% हिस्सा रखने वाली आबादियां, ये मुस्लिम के मुद्दों में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस समाज के पास, इस वर्ग के पास वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, उनके पास एमपी एमएलए नहीं है, उनके पास शासन प्रशासन में लोग नहीं है, उनके पास सत्ता में लोग नहीं जो उनके मसाइल हल लगा सके। पसमानदा आंदोलन का मानना है कि जब तक कि हमारी सियासी हिस्सेदारी नहीं होगी, और जब तक कि हमारे मसाइल का जो दुनियावी मसाला, तालीम को लेके, रोजी रोटी को लेके, कारोबार को लेके, ये सब हल नहीं। आज हमारा जो राइन है, हमारा जो सब्जी बेचने वाला है, अगर वो कहीं ठेला लगा के सब्जी बेचना चाहता है, तो एक पुलिस वाला डंडा मार के भगा देता है। उसके पास ना सभासद होता है, ना प्रधान होता है, ना मुखिया होता है कि जो उसकी वहां पर ठेला लगवा सके। तो कहीं ना कहीं जो जो जितनी भी परेशानियां पसमानदा की सामाजिक परेशानियां हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, मुद्दे हैं, वो सत्ता के गलियारे से होकर गुजरते हैं। इसलिए पसमानदा आंदोलन सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी पर फोकस करता है। मैं इसके जी साथ साथ पिछला सवाल भी लेना चाहता हूँ फैयाज भाई, मुझे एक मिनट। पिछले सवाल में जो दलित जो लोगों का जो सवाल था कि
दलित लोगों की डर है कि कहीं हमारा इस 341 में शामिल होने से 341 में शामिल होने से हमारी हिस्सेदारी कम ना हो जाए 341 में। देखिए वो इसको हमारा हिंदुओं का चाल कहते हैं, सवर्ण हिंदुओं का हाँ, चाल कहते हैं। हाँ, और मैं पसमानदा इसे आंदोलन मानता सवर्ण हूँ हिंदुओं की चाल है। जी जी जी, मैं हमारा ये मानना है ये जो पसमान जो दलितों को दलित हमारे बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत भोले भाले, इतने भोले भाले ना होते तो ये बताइए छोटे अशराफ ने बेवकूफ बनाए हुए हैं। ये इन्होंने ये अशराफ ने उन्हें समझा रखा है, ये अशराफ ने उन्हें समझा रखा है कि जो पसमानदा है ये तुम्हारे हकमारी के लिए स्वर्ण हिंदुओं की चाल में है। जबकि अशराफ ने तथ्य ये हैं, अशराफ ने हमेशा दलितों को सवर्णों के खिलाफ संघर्ष के लिए मोटिवेट किया है और अशराफ हमेशा कभी भी इनके लिए ईमानदार नहीं रहे हैं। अगर ये ईमानदार होते, अगर ईमानदार ये होते हुए इनका अशराफ का जो बड़ा मजा आता है जब दलितों का सवर्णों से संघर्ष होता है, वो मजे के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। और अगर ये ईमानदार होते दलितों के प्रति तो जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान है भारत में, जहाँ शैक्षणिक संस्थान है, वहां ये दलितों को जो 341 के तहत रिजर्वेशन राजकीय केंद्रीय संस्थानों में मिलता है तो ये अल्पसंख्यक संस्थानों में भी देने का प्रयास करते या देते। तो ये सिर्फ उनका जो दलित जो ये उन दलित को बहकावे हुए हैं, ये दलित को बहका कर कहीं बहुजन दोनों तरफ के बहुजन एक ना हो जाए, इससे कि हमारा पूरा ही पत्ता कट जाए, इसलिए वो भोले भाले दलितों को जी बहकाए हुए हैं। ये हमारा जी। वकार साहब, इसका आप इस सवाल को कैसे लेते हैं कि पसमानदा आंदोलन अपने समाज का सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों नहीं करता, सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष क्यों करता है? इसके बारे में शॉर्ट में अपनी बात रखें। बड़ी मजेदार बात सुनिए। पसमानदा तहरीक की अजीब सा इल्जाम है, ये कह सकते हैं कि हम लोग जब बात सोशल जस्टिस की करते हैं, आखिरी खुतबे की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि यार हमारे पास है क्या कि हमसे मांग रहे हो आप, सरकार से मांगो। तो जब सरकार से मांगते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो कहते हैं धार्मिक की बात करो। ये उस तरह कर रहे हैं कि ना खिलबे ना खेले देबे, खिलबे बिगड़बे। भाई हम सोशल जस्टिस आपके की बात अगर धार्मिक कर रहे पोस्ट भी, हैं, वकार साहब, आपके धार्मिक पोस्ट बहुत होते हैं, इस पे अक्सर सवाल किया जाता है कि आप धर्म में ज्यादा उलझे रहते हैं, तो आप उसका भी जवाब इसके साथ दें। मतलब जी हम धर्म में उलझे हैं, तो दिक्कत जी राजनीति में जाए। मतलब ये सिर्फ हमको पढ़ा लिखा के ये चाहते हैं कि हम इनके अच्छे नौकर बन जाएं। जैसे जी पढ़ा लिखा ड्राइवर चाहिए इनको, पढ़ा लिखा ड्राइवर चाहिए तो हम इतना पढ़ लें कि इनकी पढ़ लें फैजाबाद किधर है और गाजियाबाद किधर है। हम इनके जो साइन छोटे बोर्ड पढ़ छोटे सके। स्कूल ये खोलते हैं, जी हाँ साइन बोर्ड पढ़ सकें। ये इनका सामान लाना है तो चिट्ठी पढ़ लें हम इनकी जाके। हमको ये इतना ही पढ़ाना चाहते हैं ये। और राजनीति में हमको ये प्रधानी तक चाहते हैं कि अगर आरक्षण है तो प्रधानी लड़ जाओ, एमपी उसमें एमएलए भी मत गुर्गा बनना। जाते हैं अपना, इसमें भी गुर्गा जाते हैं अपना, जो हाँ इनके यहाँ उसमें भी सामान लाने अपने वाला होता है, नौकर होता है, उसको वो अपना उम्मीदवार बना के जिता ले जाते हैं। जी अच्छा, ये जगह जगह अंसारियों को काटने के लिए अलग अलग धोबियों को, नागुओं को और लोगों को ये जानबूझ के लड़ा रहे हैं चुनाव उन सीटों से, मतलब ताकि वो पसमानदा सीट की जो जो है। अन्य जातियां हैं, वो पसमानदा की जो अन्य जातियां हैं उसको आपस में लड़ाते हैं। देखिए, ये काम तो अशरफ अली थानवी ने इस्लाम में लिखा है कि पसमानदा की जो जातियां उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती, और अशराफ की जातियों की आपस में शादी की वो वकालत करते हैं। तो ये तो आपके बहस्ती जेवर में लिखा है और इस्लामिक अच्छा, फिक्र का ये अंग है। अच्छा हम लोग मैं वो थोड़ा जी सा और मैं कंप्लीट कर। हम जी लोग अशरफ अली थानवी से लड़ रहे हैं, हम लोग अहमद रजा से भी लड़ रहे हैं, हम लोग अबू बकर बगदादी से भी लड़े हैं, सर सैयद अहमद खान से जी लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा सामाजिक और धार्मिक सुधार कैसे हो सकता है? जी, हम बहुत लोगों ने सही जवाब दिया सैयदवाद, आपने। जी जी हाँ हम लोग सैयदवाद जो पूरे दुनिया में आतंकवाद में, वैसे इस्लामिक आतंकवाद को नहीं मानता हूं मैं, वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, वो जातिवादी झगड़े हैं जगह जगह के, उसको लोग इस्लामिक आतंकवाद मान देते हैं। मिडिल ईस्ट पूरा सैयदों का जो उभार हो रहा है वहां के बद्दुओं के खिलाफ, जो इस्लामिक ब्रदरहुड बना, सैयद कुतुब शाही, सैयद हसन बना, सैयद जैनबुल गजाली,
वो वहां के मूल निवासियों के खिलाफ एक आंदोलन था। आप ये सद्दाम हुसैन जैसे लोग जब आ गए, ये सब लोकल थे वहां के तिकरियत का, इसके खिलाफ सैयदों ने आंदोलन चलाया, उसको मतलब हटा ही दिया। सऊदी अरब के खिलाफ जो सबसे ज्यादा मतलब मुखर पूरी दुनिया है, वो सिर्फ एक वजह से, वो सब बद्दुए हैं, चरवाहे हैं। सैयद नहीं है। अगर वो सैयद होते तो वो मतलब अगर मूर्ति भी पूजा करते तो भी उनको ये मान लेते भारत के मुसलमान जो अब अशराफ है यहाँ के। अगर वो मूर्ति पूजा करते तो भी इनको ये अपना मानते, क्योंकि इनकी बिरादरी का है ये। आप देखिए जो नुसैरी हैं यहाँ के सीरिया के, वो सब अली को खुदा मानते हैं, और भारत की मेजॉरिटी बशर असद के साथ थी। तो ये जो गल्फ है, इसमें सभी के सभी बद्दू हैं, वो मतलब चरवाहे थे जो सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं। और इन्होंने एक हदीस को खूब हाईलाइट किया कि जब चरवाहे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगेंगे तो समझ जाना क्यामत करीब है। दुबई की ऊंची बिल्डिंगों के बारे में कहते हैं जो, जी जी हाँ, दुबई की ऊंची बिल्डिंग के बारे में। सिर्फ पूरे गल्फ में एक कंट्री है जॉर्डन, वहां अबू लहब की खानदान का आदमी गद्दी पे बैठा है। सैयद ईरान के अलावा कहीं गद्दी पे नहीं है। इसीलिए सैयदों, इसीलिए इनको बेचैनी है। इस बात से वकार साहब, ये बात सही नहीं है कि सैयद ईरान के अलावा कहीं नहीं। भारत में सैयद ही हाकिम है। देखिए भाजपा में भी सैयद लोग मंत्री बने हुए, शासन प्रशासन में भागीदार है। इंडिया में सैयद हमेशा नहीं, मैं हेड ऑफ द स्टेट, नहीं, मैं हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा था। जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हाँ, देखिए इमरान खान से क्यों दिक्कत चालू हो गई। वो भी वहां का वो है, मतलब छोटे लोग हैं वहां के। वो इमरान खान वहां का छोटा आदमी है, मतलब खान है, क्योंकि सैयद शेख अपनी लड़की पठान को नहीं दे सकता, जायज नहीं है। और पठान बहुत उड़ते रहते हैं। आपके यहाँ के पठान जो हैं मारूफ साहब, उनको समझा दीजिएगा कि वो चाहे जितना उड़ ले, वो खलीफा नहीं बन सकते। वो चाहे जितना उड़ ले, शेख और सैयद के सामने वो खलीफा नहीं बन सकते। एक कुरैशी तो अपना पसमानदा कुरैशी दावा कर सकता है कुरैश के नाम पे, लेकिन कोई पठान, इवन अहमद रजा साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी जो है, वहां मरहरा शरीफ के बिहार पे काम करते थे। बड़ा आदमी अमीन मियां बरकाती हैं, तौकीर रजा नहीं बन पाया आज तक। लेकिन यादों की तरह पठानों को लगता है कि हम आसे पास में हैं, तो वो दूसरे पसमानदाओं को अपने सामने हकीर समझते हैं। जबकि हमारे बहुत करीबी एक हम लोग आपा कहते हैं, आपके वहीं रहती हैं वजीरबाग चरही पे, उन्होंने अपने एक बहनोई से कहा, जो कि 4-5 बीघा के घर में रहता है आजमगढ़ में, कहा कि तुम पठान हो, पठान थे, पठान हो और पठान ही रहोगे। मतलब तुम हल्के थे, हल्के हो, हल्के ही रहोगे। तुम शेखों सैयदों के बराबर नहीं हो सकते। पर हम लोग समाज सुधार भी कर रहे हैं, धर्म सुधार भी कर रहे हैं। आपकी बात से सरकार से ये बात निकल के आ रही है कि सैयदवाद ही हावी है, और सैयद से उसमें भी कैटेगरी है, तो सैयदवाद ही हावी है। एक अगला सवाल ले लेते हैं। बहुत लोग हमारे साथ, कुछ नए साथी भी जुड़ गए हैं जो देख रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। डेमोक्रेसी के फेसबुक मंच से पसमानदा की आवाज वो सुनने आए हैं, मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि पसमानदा की आवाज को दूर तक लेके जाएं। अगला सवाल पूछा जाता है कि औरतों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है पसमानदा आंदोलन में, उसे कैसे आप दूर करेंगे? वकार साहब, आप इसका जवाब दें। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पसमानदा आंदोलन, जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था, उसका एक बड़ा इतिहास रहा है, और मैं समझता हूं कि भारत के अंदर ये पसमानदा आंदोलन ही इस बात का जनक है। उसने महिला विंग बनाया था, महिला प्रभाग सबसे पहले इस देश के अंदर किसी संगठन के पास था। तो पसमानदा आंदोलन आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहे जमीयतुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस प्रथम पसमानदा आंदोलन के पास था। लेकिन अभी ये बिल्कुल माना जा रहा है कि इस वक्त महिलाएं हमारे पास कम है। तो इस पे आप अपनी राय रखें वकार साहब। देखिए हमारे पास मर्द ही कम सवाल है जी। नहीं, पहले तो ये जान लिया जाए, कभी कभी मुस्लिम महिलाओं की बात होती है तो भाई जिसके मर्द पिछड़े होंगे उसकी औरतें बेचारी कहां से आगे जाएंगी। तो अभी तो हमारे पास मर्द ही नहीं, पहले सवाल इस पे हो कि हमारे पास ज्यादा मतलब मेन पावर ही नहीं है,
तो विमेन पावर कहां से आएगी? लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी हमारी सबिया अंसारी जी जो है पसमानदा तहरीक से जुड़ी थी और वो कांग्रेस में जाके बड़ी नेतागिरी कर रही है। वो हमारी जो कहकशा हमारी अर्धांगिनी है, वो हमेशा हमसे आगे रहती है पसमानदा तहरीक में। और सब लोग हजरत फातिमा से सबसे सीखने की बात करता है, वो हिंदा से सीखने की बात करती हैं। जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जी सब जी लोग हजरत फातिमा से इनसे उनसे सीखने की बात करते हो, कहते हैं सीखना हो तो हिंदा से सीखिए। कि हिंदा नहीं, अबू सुफियान नहीं चाहते थे जंग लड़ना। अबू सुफियान जंग लड़ना नहीं चाहते थे, तो अबू सुफियान को हिंदा ने नामर्द तक कह डाला कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे भाई बन मरे होते तब ना, तुम नहीं जा रहे तो मैं ही जा रही हूं लड़ने के लिए। तो अबू सुफियान को जाना पड़ा लड़ने के लिए। तो कहते हैं कि हम पसमानदा औरतों को भी हिंदा की तरह जो है बहादुर होना चाहिए। वो भी हम जब भी थोड़ा हम डाउन होते हैं आर्थिक वजहों से या किन्हीं और वजहों से हम डाउन होते हैं, तो यही बार बार कहती हैं कि नहीं, हमें तो लड़ना ही होगा अपनी आगे वाली नस्लों के लिए। तो है, हमारे जी यहाँ कमी है और हम लोग इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी जी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे यहाँ मर्द पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे औरतों जी का भी और हिस्सा लेंगी उसमें। जी जी मारूफ भाई, मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि वकार अहमद साहब जो महासचिव हैं पसमानदा महाज के, और मैं समझता हूँ देश में एक अनोखा नेतृत्व है पसमानदा आंदोलन के पास। ये एक पहला और मैं समझता हूँ अकेला परिवार है जो पूरा सपरिवार इस आंदोलन में लगा हुआ है। उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, इस तरह का एक पूरा परिवार हमारे पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखता है जिसमें पूरे परिवार जो है पसमानदा आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए हैं। मारूफ साहब, आप महिला प्रतिनिधित्व के बारे में पसमानदा आंदोलन में आपकी क्या राय है? मारूफ साहब। हमारा, हाँ जी, हमारा भी यही मानना है। जो हमारी भी राय, फैयाज वकार भाई की जो राय है उससे मैं मुतफिक हूँ कि हमारे पास मेन पावर की ही बहुत कमी है। अगर देखा जाए कि अभी अ, हमारे पास संख्या बल अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। जाहिर सी बात, जब मर्दों का संख्या बल कम है तो औरतों का संख्या बल तो कम होगा ही होगा। फिर भी हमारे लोग भी जागरूक हो रहे हैं और कई हमारी पसमानदा एक्टिविस्ट नई सामने आई हैं। एक आयशा बशीर है, ट्विटर बहुत ज्यादा संघर्ष का, आयशा बशीर है, और ये आमना बेगम अंसारी है। सब ये अंसारी ऐसे व्यक्तित्व का वकार भाई ने जिक्र किया। तो मुबारक को इसी जो जहाँ से मिल्की हमेशा चेयरमैन होते हैं, विधायक होते हैं, वहां से उनको कंटेस्ट करने उनके सामने आ रही हैं। और वकार भाई की बीवी हमारी भाभी हमेशा परवीन बताई, वो हमेशा संघर्ष करती रहती है। मैं मानता हूँ धीरे धीरे जिस तरह से हम लोगों में मेन पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे वुमेन पावर में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि हमारा जी संख्या बल मर्दों का होगा, जाहिर सी बात है असरात अक्सर बीवियों का असरात हस्बैंड के पहले आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग जागरूक होंगे तो हमारी औरतें भी जागरूक होंगी। जी 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 बिल्कुल। मैं जो दर्शक देख रहे हैं, सवाल, बहुत समय भी हो गया है, सर्द रात है, और सर्द रात में जो हमारे दो धुरंधर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, डे नाइट मैच आप समझ लें। मैं एक आखिरी सवाल, वकार साहब, एक सवाल आपके लिए आया है। आपसे खास तौर से पूछा गया है कि वकार साहब, क्या पसमानदा आंदोलन दलित आंदोलन की तरह मजबूत बन पाएगा? दोनों आंदोलन में आप क्या फर्क देखते हैं? ये मैं समझता हूँ ये आखिरी आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद से मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आप लूंगा सरजील उस्मानी के वक्तव्य पे, और फिर उसके बाद से हम इसका जो है समापन करना चाहेंगे। जी वकार साहब, पसमानदा आंदोलन दलित आंदोलन की तरह मजबूत बन पाएगा? पहला सवाल। उसी में देखिए, एक सवाल और है कि दलित दोनों आंदोलन में आप आंदोलन क्या से, फर्क देखते हैं? सुनिए, देखिए, दलित आंदोलन से पसमानदा आंदोलन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि दलित के पास जो है आरक्षण, दलित में अगर आदिवासी भी ले लिया जाए, SC ST के पास 131 सीटें हैं जहां से वो MP बन के आते हैं। 1100 के आसपास में MLA की सीटें हैं। हजारों की तादाद में चेयरमैनी, कारपोरेशन, प्रधानी, महाप्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी है। दूसरे, उनका जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण को चाहे जितनी गाली वो दे लें, उनको बहुत खुल के सपोर्ट करता है। और नेहरू से लेके गांधी तक, चाहे वो जैसे भी किया हो, गांधी ने बाकायदा जाके वाल्मीकि बस्ती में पैखाना साफ किया था। और नेहरू हमेशा जो है जगजीवन राम को अपने साथ रखे रहे।
और हमारा जो अशराफ है वो भी दलित आंदोलन की मदद किया है, और हमारा पसमानदा कंधे से कंधा मिला के मदद किया है। अगर इतनी सारी आसानियां हो जाए पसमानदा के पास, तो पसमानदा तहरीक दलित आंदोलन से कई गुना आगे निकल जाएगी। हाँ, जी दलित आंदोलन आज भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया है, बिना आरक्षण के वो चुनाव जीत नहीं पाता है, लेकिन हमारे पसमानदा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना आरक्षण के भी एमपी एमएलए बन लेते हैं। तो इसलिए हम उनसे बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, तो कई चीजों में उनसे बेहतर हैं, और इंशाल्लाह उनके पहले हमारे मसले हल हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वकार साहब आपका। अब मैं इस परिचर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। समाप्ति से पहले मैं जो शर्जील उस्मानी का जो राष्ट्रद्रोही, समाज विभाजनकारी, अशराफवादी और अवसरवादी जो उनका जो वक्तव्य था, जो उनकी भाषण थी, उस पे मैं बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर आप दोनों से एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। मारूफ साहब, आपका इस पे क्लोजिंग रिमार्क शर्जील उस्मानी के बयान पर 30 सेकंड के अंदर। जी जी, देखिए शजील उस्मानी ही नहीं, उनके जैसे जो भी अशराफ के चरित्र के लोग हैं, जो भारत को भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को या बढ़ावा देने वाली बात करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। या जो भी देशद्रोही या देश को बांटने वाली बात करते हैं, हम उनके ऊपर चाहते हैं सरकार तुरंत एक्शन ले, ऐसे भी असामाजिक तत्वों को और कहीं से भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जो देश के भाईचारे और जो नुकसानी पहुंचाने वाले लोग हों, उनको तुरंत ही उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जी हम किसी भी तरह से किसी भी तरह की सांप्रदायिकता के हिमायती नहीं है। हम उनके विरोधी जो भी इस तरह की बात करता है, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता की बात करता हो, हम दोनों की मजम्मत करते हैं। और हम ऐसे जी किसी भी असामाजिक के समर्थक नहीं, हम उनके विरोधी हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम उन फिर एक मतवा भारत सरकार से मांग करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे असामाजिक तत्व सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। जी वकार साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। वकार साहब, 30 सेकंड के अंदर। वकार साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी वकार साहब। जैसे अकबरुद्दीन अवैसी हो, शर्जील उस्मानी हो, शर्जील इमाम हो, या कभी कभी डॉक्टर कफील जैसे लोग और भी उमर खालिद जैसे लोग जो आते हैं, हो सकता है कुछ बातें उनकी संवैधानिक तौर पर जायज हों, लेकिन बहुत सारी चीजें संवैधानिक तौर पर जायज होते भी सामाजिक तौर पर जायज नहीं होती हैं। जैसे इस्लाम में चार शादी जायज है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिव इन रिलेशनशिप में आदमी किसी औरत के साथ रह सकता है, लेकिन समाज इसकी आज्ञा नहीं देता है, लोग इसे नहीं अच्छा जी। नहीं समझते हैं। हाँ, उसी तरह से इस तरह के बयानात कहीं हो सकता है किसी के सच हो, वो सच बोल रहा हो, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इस तरह के नफरती बयान पब्लिकली दिए जाएं। और मैं तो कहूंगा जी अकेले में भी ऐसी बातें ना की जाएं जिससे नफरत फैले या जिससे संघ को खुराक मिले। वैसे मैं एक चीज बस कुछ सेकंड में क्लियर कर दूं, आज भाजपा या संघ जो इतनी मजबूत है, लोग कांग्रेस को इल्जाम देते हैं, कांग्रेस बेवकूफ पार्टी है आज की डेट में जो जवाब नहीं दे पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी को मुस्लिम मजलिस ने सपोर्ट करके चुनाव जितवाया था, और इनकी मिलीजुली जो सरकार बनी थी उसमें अटल जी विदेश मंत्री थे। यानी भाजपा को सबसे पहले मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया है, बाद में हिंदुओं की तरफ वो पार्टी गई है। तो शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये भाजपा की खुराक हैं और ये भाजपा के लिए काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं, पसमानदा मुसलमानों को चारा बना करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पसमानदा आंदोलन से जुड़े दो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ पिछले 1-1.5 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ मैं अगर अपने शहर होता तो घर चला जाता। तो इसके साथ ही मैं बात को खत्म करके, इतने सर्द रात में उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बराबर नेटवर्क के खराब रहने के बाद भी आते जाते रहे। मारूफ साहब के साथ ज्यादा दिक्कत रही, लेकिन फिर भी वो मैदान में डटे रहे।
हम उनके हिम्मत के हौसला की प्रशंसा करते हैं। और क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे शर्जील उस्मानी और ये एल्गार परिषद की हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह के आयोजकों की भी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। इस तरह के देशद्रोही मानसिकता के लोग, अशराफवादी मानसिकता के लोग, समाज तोड़क मानसिकता के लोगों को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं। और शर्जील उस्मानी जैसे लोग जो अशराफ चरित्र के वाहक हैं, उनकी हम इस स्टेटमेंट की नफरत फैलाने वाले, हिंदू समाज को उल्टा सीधा कहने वाले और हमारे जो सामाजिक समरसता को डिस्टर्ब करने वाले, दरहम बरहम करने वाले लोगों की हम पसमानदा आंदोलन की तरफ से, देश और समाज की तरफ से उनकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इसी के साथ आप सब बहुत देर से हमें सुन रहे हैं। हम आगे भी ज्वलंत मुद्दों पे आपके साथ आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा।